Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic name is reaction of photosynthesis. Photosynthesis में कौन से reactions हो रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है एट अ सेम टाइम। अब रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है? रिडक्शन इज एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल। एंड ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है एट अ टाइम। अब किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है? लेट्स सी दी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और हमारे पास बनता है जी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल। लेट्स सी यहाँ पे रिडक्शन किस में हो रही है और ऑक्सीडेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसमें होती है रिडक्शन। रिडक्शन क्या थी कि या हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाती है तो क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुई लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई। दैट्स मीन इसकी रिडक्शन हो गई है। जब हम वाटर, इसके नेक्स्ट स्टेप पे वाटर ने कन्वर्ट हो जाना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। वाटर की होनी है ऑक्सीडेशन। कैसे? वाटर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीडेशन में क्या होना था? या ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। वाटर के साथ क्या हो रहा है? इसकी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। मीन वाटर में ऑक्सीडेशन हो रही है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई थी। अब रिएक्शन में अगर हम कहें कि हमारे पास कितनी तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। पहला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन की प्रोसेस के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि डार्क रिएक्शन है, मतलब ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ये लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन लाइट। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में एक जैसा ही रहता है। लेट्स सी द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में। और इससे बनता क्या है? हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक एटीपी एक एनएडीपीएच। हम सबको पता है एटीपी क्या है? एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है जिससे हमारे डिफरेंट सेल्स को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी इसी एटीपी की ही एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनएडीपीएच क्या है? ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये दोनों एनएडीपीएच और एटीपी, ये दोनों जो बने हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, कैसे बने हैं? इन्होंने लाइट एनर्जी को यूज़ किया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और एनएडीपीएच और एटीपी बन गए। अब ये दोनों एनएडीपीएच और एटीपी क्या करते हैं? ये फिर डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। जब लाइट तो होती नहीं तो वहाँ पे एनर्जी किस चीज़ से ली जाती है? ये एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल से। एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल कौन से बने हैं? एक एनएडीपीएच और दूसरा एटीपी। इनसे एनर्जी यूज़ होके फिर कार्बन की रिडक्शन होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्प्शन होती कैसे है? लाइट एब्जॉर्प्शन होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ज़रिए। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये किस तरह से अरेंज हुए होते हैं? ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर अरेंज होते हैं और ये क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और पूरा उस क्लस्टर जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बना रहे होते हैं उसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। और ये फोटो सिस्टम कहाँ पे अरेंज होता है? ये सारे के सारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर अरेंज हुए होते हैं। अब फोटो सिस्टम को अगर हम देखें तो फोटो सिस्टम में हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स पहला कंपोनेंट है और दूसरा जो है वो है रिएक्शन सेंटर्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हो सकता है, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल हो सकता है या कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। ये तीनों ही एंटीना कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या करना है? सिंपली इन्होंने सनलाइट आई, एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया और उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। चैनलिंग एनर्जी टू रिएक्शन। इन्होंने जो लाइट एनर्जी
एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को इन्होंने रिएक्शन सेंटर तक सेंड कर देना है, रिएक्शन सेंटर के पास भेज देना है। नेक्स्ट काम रिएक्शन सेंटर में होगा। रिएक्शन सेंटर क्या है? इसके अंदर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये है कि जब लाइट एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है और इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं? डिफरेंट कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होती हैं, जिनसे हमारे पास जो एनर्जी है प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को फर्दर फिर हम यूज़ करते हैं डार्क रिएक्शंस के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? ये रोल प्ले करता है जनरेशन ऑफ एटीपी बाय केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस क्या है? केमियोस्मोसिस एक्चुअली में एटीपी की प्रोडक्शन के लिए एक प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों में जो मैकेनिज्म यूज़ होता है, केमिकली जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है कि एटीपी किस तरह बनेगी एनर्जी को स्टोर करके, उस मैकेनिज्म को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। ये फर्दर एक प्रोसेस है कि केमियोस्मोसिस में एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के थ्रू होती है, एक मैकेनिज्म है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। फोटो सिस्टम टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के फोटो सिस्टम्स आते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अभी इनका 1 और 2 जो नेम दिया गया है वो एक्चुअली में इनके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो पहले डिस्कवर हो गया उसका नेम फोटो सिस्टम 1 रख दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नेम फोटो सिस्टम 2 रख दिया। अब फोटो सिस्टम 1 क्या है? इसके अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वो वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि 700 नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो फोटो सिस्टम 2 है इसके अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मींस के इनके जो डिफरेंस आ रहा है वो सिंपली इस चीज़ पे आ रहा है कि वो कितनी इंटेंसिटी की लाइट को, कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम इनका सिस्टम बताते हैं कि फोटो सिस्टम 1 है या फोटो सिस्टम 2 है। और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको P700 भी कहते हैं जो कि 700 वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और इसको P680 भी कहते हैं जो कि 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसोसिएट होता है, रिएक्शन सेंटर से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इन्होंने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जाना होता है और उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ने क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट कैरियर तक भेजना होता है और इस दौरान वो एनर्जी रिलीज़ करती हैं और इस एनर्जी को फर्दर हम ATP NADPH प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। वो फर्दर लाइट और डार्क रिएक्शंस में होगा, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। अब फॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ATP को प्रोड्यूस करवाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर फॉस्फोराइलेशन ATP बनानी है हमने एक्चुअली में, तो कह रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, साइक्लिक पाथवे से और नॉन साइक्लिक पाथवे से। नॉन साइक्लिक पाथवे में एक्चुअली जी स्कीम जिसको हम कहते हैं, इसी को नॉन साइक्लिक पाथवे भी कहते हैं। इसमें किस तरह से फॉस्फोराइलेशन या ATP की प्रोडक्शन होती है? इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स जो हमने पढ़े, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 या P700 P680, इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और फिर ATP बनती है। और जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सिस्टम है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और हमारे पास एक साइकिल की तरह की प्रोसेस हो रहा होता है जिसके अंदर ATP प्रोड्यूस होती है। तो ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं फॉस्फोराइलेशन के, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।